Hello friends, welcome to Power Engineer. This channel is basically created for knowledge sharing related to power plant and mostly on the thermal power plant. Before starting the topic, let's talk something about power scenario in India. ये जो भी डाटा है मैंने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की साइट से लिया है, उसके हिसाब से टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी एज ऑन 31st अगस्त 2020। उसमें आप देख सकते हैं कि टोटल हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है इंडिया में पावर का, वो है 3,72,693। उसमें से जो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जो भी होल्ड कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे इसमें सेंट्रल सेक्टर है वो 25.2% होल्ड कर रहा है इंस्टॉल कैपेसिटी का, 27.8% है वो स्टेट सेक्टर, डिफरेंट स्टेट जो है वो होल्ड कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 47% जो है वो होल्ड कर रहे हैं। उसमें मतलब 47% जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो प्राइवेट सेक्टर होल्ड कर रहा है। अभी जैसे पावर जनरेट होता है उस बेसिस पे इसमें बाइफरकेशन किया हुआ है। उसमें से जो टोटल थर्मल पावर जनरेशन का इंस्टॉल कैपेसिटी है दैट इज़ 62.1%, दैट इज़ 2,31,421। उसमें से जो कोल बेस है वो है 53.6%, लिग्नाइट बेस है 1.7% है, गैस बेस है वो 1.6% है, और डीजल बेस है 0.1%। अदर देन थर्मल ऑल्सो वी हैव अ हाइड्रो power generation that is 12.3%, 45,699 megawatt. Nuclear we have very less, that is 1.8%, 6,780 megawatt. और ये है अदर है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, वो है 23.8%। वो है जैसे कि विंड है, सोलर है, ये सब जो एनर्जी है उससे जो जनरेट होता है वो है 88,793 मेगावाट। टोटल अभी इंडिया का जो पावर जनरेशन कैपेसिटी है वो है 3,72,693। अभी ये हो गया इंडिया का पावर जनरेशन इंस्टॉल कैपेसिटी। अभी आज का जो मेरा टॉपिक है ये प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें हम लोग मेनली जो भी बात करेंगे आगे वो होगा थर्मल बेसिस पे। इस चैनल पे हम जो भी मोस्टली बात करेंगे वो है थर्मल पावर जनरेशन बेसिस पे ही बात करेंगे। मोस्टली हम ये 62.1% के ऊपर ही बात करेंगे। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सब क्रिटिकल वर्सेस सुपर क्रिटिकल पावर जनरेशन। लेकिन उसमें जाने से पहले हम लोग थोड़ा जो पावर जनरेशन का साइकिल है उसको देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एवरीबडी नोज़ अबाउट साइकिल। तो पहले देखते हैं कि साइकिल किसको बोलते हैं। जो any processes or series of processes whose end state are identical is termed as the cycle. Any processes or series of processes whose end states are identical is termed as a cycle. अभी इसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे कि दो टाइप का साइकिल होता है, एक रिवर्सिबल साइकिल होता है, एक इरिवर्सिबल साइकिल होता है। तो रिवर्सिबल साइकिल किसको बोलते हैं? रिवर्सिबल साइकिल इज वन इन विच कैन बी स्टॉप्ड एट एनी स्टेज एंड रिवर्स्ड सो दैट the system and the surroundings are exactly restored to their initial state. अभी इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे मैंने, एडियाबैटिक एक्सपांसन एंड कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपांसन एंड कंप्रेशन, पॉलीट्रोपिक एक्सपांसन एंड कंप्रेशन, ये सब है ना जो वो है रिवर्सिबल प्रोसेसेस का एग्जाम्पल है। इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं? इज वन इन विच हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ए फाइनाइट टेम्परेचर। अभी इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग फिर से मेन स्टेट में वापस नहीं ला सकते। जैसे कोई कंबस्शन हो गया तो उसको फिर से जैसे ऑयल कंबस्शन हो गया तो फिर से ऑयल जनरेट नहीं कर सकते कंबस्शन प्रोडक्ट में से, तो उसको हम इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। सेम डिफ्यूज़न हो गया, कोई फ्री एक्सपांसन हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया। अगर हीट ट्रांसफ़र हो गया फिर उसके बाद फिर से वही हीट जनरेट करना नहीं पॉसिबल है। थ्रॉटलिंग हो गया, ये सब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मीन्स इसमें सेम इनिशियल स्टेट में हम वापस नहीं आ सकते। फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है टेम्परेचर एंट्रोपी और ये है पीवी डायग्राम, वो है कार्नोट साइकिल के बारे में। तो कार्नोट साइकिल में क्या क्या प्रोसेस होता है देखते हैं। तो प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1
टू। अभी पहले इसको साइकिल बोलते हैं किस लिए, जो हमने पहले देखा कि उसमें हमारा एंड स्टेट आइडेंटिकल होता है। तो अभी ये जिस इसमें आप देख सकते हैं जैसे 1 2 3 4 ये सारे स्टेट आइडेंटिकल है उसके, इसलिए इसको एक साइकिल बोलते हैं। अभी जो कार्नोट साइकिल कौन इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले ये देखते हैं। कार्नोट साइकिल 1824 में सादी कार्नोट जो एक फ्रेंच इंजीनियर था उसने मतलब इंट्रोड्यूस किया था। अभी अभी इसमें कार्नोट साइकिल में थोड़ा प्रोसेस देखते हैं कि कार्नोट साइकिल का प्रोसेस कैसा है। जैसे 1 to 2 वो क्या है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। 2 to 3 वो है आइसोथर्मल एक्सपांसन, और हम दूसरा उसमें बोल सकते हैं कि हीट एडिशन। फिर 3 to 4 है वो एडियाबेटिक एक्सपांसन है, और 4 to 1 है वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। अभी कोई भी साइकिल में, जैसे अभी हमारा इसका एफिशिएंसी ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, इफिशियंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट इनपुट। तो इसमें हम लोग अगर वर्क आउटपुट देखेंगे तो वर्क आउटपुट हमारा क्या होगा, 3 to 4 जो ये आइडियाबेटिक एक्सपांसन हो रहा है उसमें मिलेगा, और हीट एडिशन जो हो रहा है वो 2 to 3 में हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर इसका इफ़िशियंसी हम देखेंगे तो इसका इफ़िशियंसी का जो एक इक्वेशन है वो आएगा 1 - T2/T1, क्योंकि यहाँ पे दो ही टेम्परेचर आप देख सकते हैं, T2 एंड T1। तो इसका इफ़िशियंसी मेनली जो कार्नोट साइकिल का है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। 1 - T2/T1, आप अगर इक्वेशन उसका डिराइव करेंगे तो वो आएगा 1 - T2/T1। तो कार्नोट साइकिल का इफ़िशियंसी डिपेंड करता है दो टेम्परेचर के ऊपर मेनली। अभी लेकिन कार्नोट साइकिल में बहुत सारे एजम्पशन किए हुए थे। द एजम्पशंस मेड फॉर डिस्क्राइबिंग कार्नोट इंजन बनाने के लिए बहुत सारे एजम्पशन हुए थे। उसमें से फर्स्ट था कि जो भी पिस्टन है वो मूव करता है सिलेंडर में तो कोई भी फ्रिक्शन डेवलप नहीं करता है। उसके अलावा जो वर्किंग मीडियम है वो परफेक्ट गैस होना चाहिए, और पिस्टन एंड सिलेंडर जो भी है वो परफेक्ट इंसुलेटर होना चाहिए हीट का। द हीट ट्रांसफ़र डज नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और सिंक। ये सब उसमें बहुत सारे एजम्पशन थे। तो एक्चुअल में कार्नोट साइकिल पॉसिबल नहीं था। तो हम लोगों का जो पावर जनरेशन है वो जो साइकिल पे जनरेट होता है उसको हम बोल सकते हैं मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल और रैंकिन साइकिल। सो अभी पहले हम रैंकिन साइकिल में प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस 1 to 2, तो आप देख सकते हैं 1 to 2 दैट इज़ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, और उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है, और ये टी एस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं 1 to 2। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दैट इज़ बॉयलर, स्टीम जनरेटर दैट इज़ बॉयलर, और यहाँ पे हम 2 to 3 में हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन करते हैं। 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन जो है टर्बाइन, 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। तो ये देख सकते हैं आप 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन, और 4 to 1 है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। तो ये हो गया रैंकिन साइकिल, और रैंकिन साइकिल पे ही हमारा पावर जनरेशन हम करते हैं थर्मल पावर प्लांट में। अभी कार्नोट साइकिल और रैंकिन साइकिल का जो मेन डिफरेंस है, तो कार्नोट साइकिल इज़ मोस्ट इफिशिएंट पावर साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन द टू स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो इसमें आप देख सकते हैं ये टी एस डायग्राम में 1 ये एक टेम्परेचर हो गया और ये एक टेम्परेचर हो गया। इन दोनों पे ही वर्क करता है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कार्नोट साइकिल का जो इफ़िशियंसी है दैट इज़ 1 - T2/T1। तो अगर आपका टेम्परेचर दो है डिफरेंस ज़्यादा, तो आपको वो इफ़िशियंसी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में वो पॉसिबल नहीं है। और उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है कि उसमें एक तो सुपर हीटिंग ऐड किया है, और जो कंडेंस करते हैं वो यहाँ पे कंप्लीट कंडेंसिंग करते हैं स्टीम का, जो यहाँ पे है जो सेचुरेशन टेम्परेचर तक करते हैं। जबकि कार्नोट साइकिल में वो सेचुरेटेड स्टेट में नहीं होता, वो मतलब लिक्विड स्टेट में ही होता है। तो ये डिफरेंस है मेन।
और इसीलिए हम लोग ने, और जो चीज़ है जो जैसे कि आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एक्सपांसन है, उसको हमने यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से रिप्लेस कर दिया है। ये दो मेन डिफरेंस है इसमें, और सुपर हीटिंग ऐड किया है। अभी कार्नोट साइकिल यूज़ क्यों नहीं होता पावर प्लांट में, तो उसमें 3-4 पॉइंट है जो हम देखते हैं। फर्स्टली, कार्नोट साइकिल इन्वॉल्व्स ट्रांजिशन फ्रॉम एन आइसोथर्मल प्रोसेस टू एन एडियाबैटिक प्रोसेस. This is impossible to attain practically because isothermal is very slow and adiabatic is very fast. ये पहला मेन डिफरेंस है। आइसोथर्मल प्रोसेस एकदम स्लो होना चाहिए और एडियाबैटिक प्रोसेस है वो एकदम फास्ट होना चाहिए, जो एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। The heat exchange in the Carnot cycle is isothermal process which needs the working fluid to either phase change or the process be extremely slow. Thus constant pressure process is used in the Rankine cycle. तो कार्नोट साइकिल में जैसे हीट एक्सचेंज होता है तो बहुत स्लो होना चाहिए, एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, उसको हमने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से रिप्लेस किया रैंकाइन साइकिल में। और दूसरा है एक, इन रैंकाइन साइकिल द पंपिंग लॉसेस आर लेस because the pumping start at saturated water condition which is easy to pump. In Carnot, the pumping work from diagram is comparable to the turbine work. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पंपिंग चालू करते हैं कार्नोट साइकिल में, अरे रैंकाइन साइकिल में, तो इसका इफ़िशियंसी जो है हमारा कंप्रेशन का, वो जो ये कार्नोट साइकिल में यहाँ पे होता है उससे थोड़ा ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे हमारा कंप्रेशन वर्क बढ़ जाएगा और यहाँ पे हमारा पंपिंग वर्क कम हो जाएगा। ये डिफरेंस है कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल का। और ये एक लास्ट पॉइंट है, कार्नोट साइकिल, इन कार्नोट साइकिल वेट फ्लूइड इज डेल्ट विथ एट द टर्बाइन एग्जिस्ट एंड पंप इनलेट. These increase the chances of blade corrosion in open flow processes, ओपन फ्लो डिवाइसेस। तो अभी आप देख सकते हैं कि कार्नोट साइकिल में जैसे 2 to 3 ये एडियाबैटिक एक्सपांसन है, तो इसमें क्या होता है कि जो 3 नंबर पॉइंट है वो वेट रीजन में है, तो वो टर्बाइन ब्लेड को इफेक्ट कर सकता है। तो यही हम लोगों ने ये मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल, और आप बोल सकते हैं रैंकाइन साइकिल, उसमें हमने ये सेचुरेटेड स्टीम रीजन पे हम लोगों ने उसको मतलब शिफ्ट किया है, तो उससे हमारा टर्बाइन ब्लेड पे इफेक्ट नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये मेन डिफरेंस था कार्नोट साइकिल और रैंकाइन साइकिल के बारे में। अभी हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो हम चालू करते हैं, सुपर क्रिटिकल वर्सेस सब क्रिटिकल। तो फ्रेंड्स, बॉयलर्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्टीम पैरामीटर। तो हम लोगों का सुपर क्रिटिकल और सब क्रिटिकल का मेन डिफरेंस क्या है? तो सब क्रिटिकल ऑपरेट्स बिलो द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द वाटर अप टू 18.5 MPa। जो भी बॉयलर में जो स्टीम जनरेट होता है उसको हम सब क्रिटिकल बोलते हैं। और सुपर क्रिटिकल ऑपरेट्स अबव द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द वाटर, तो दैट इज़ अबव 22.1 MPa। जो भी स्टीम जनरेट करते हैं हम लोग उसको हम सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। अभी सब TS डायग्राम है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 22.06 MPa एंड 374 डिग्री टेम्परेचर। इसके ऊपर जो भी हमारा पावर जनरेट, स्टीम जनरेट होगा बॉयलर में, उसको हम बोलेंगे सुपर क्रिटिकल बॉयलर। और ये TS डायग्राम में ये सेचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये सेचुरेटेड वेपर लाइन है, और ये वेट स्टीम है, सब कुल लिक्विड और सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, ये मेन TS डायग्राम है। अभी जो पैरामीटर्स के ऊपर मोस्टली ये पैरामीटर होते हैं जब सब क्रिटिकल होता है, सुपर क्रिटिकल होता है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल होता है। तो आप देख सकते हैं सब क्रिटिकल में प्रेशर होता है 22.1 MPa तक, और टेम्परेचर होता है 540 565 के आसपास, और उसका इफिशियंसी रहता है 36 to 37%। सुपर क्रिटिकल का आप देख सकते हैं प्रेशर रहता है 24.2 से 27.2 तक, और टेम्परेचर रहता है 565 593 के आसपास,
और इफ़िशियंसी रहता है 40 to 42%। एक और अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल भी है जिसमें प्रेशर 27.2 से ज़्यादा रहता है और टेम्परेचर उसका ग्रेटर देन 593 से 700 के बीच में रहता है और इफ़िशियंसी उसका और बढ़ जाता है 48 से 55% के आसपास। तो फ्रेंड्स अभी हम सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल का डिफरेंस देखते हैं। जैसे पहला ही पॉइंट है लोड रेट 3% पर मिनट और इसमें है लोड रेट 5% पर मिनट। मतलब आपका जो भी कैपेसिटी होगा, जैसे सुपर क्रिटिकल रहेगा तो 800 मेगावाट रहेगा और सब क्रिटिकल है तो 500 मेगावाट तक रहेगा। तो उसमें जो लोड रैंप अप रेट बोलते हैं, मतलब पर मेगावाट पर मिनट पर मेगावाट लोड रैंप अप रेट सुपर क्रिटिकल का ज़्यादा है। ये एक बेनिफिट है उसमें। इफ़िशियंसी है, जैसे सब क्रिटिकल का अराउंड हमने पहले देखा कि 37% के आसपास रहता है, तो इसका 2% उससे ज़्यादा रहता है, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। इफ़िशियंसी जैसे इसका 40 से 42% के आसपास रहता है। अभी ऑक्सिलरी पावर कंजप्शन, जैसे कोई भी पावर जनरेट करने के लिए हमारा ऑक्सिलरी पावर जो लगता है, जो सारे इक्विपमेंट चलाने के लिए लगता है, वो जैसे इसमें सब क्रिटिकल में अराउंड 7% के आसपास रहता है, तो इसमें सुपर क्रिटिकल में अराउंड 5.5% के आसपास रहता है। तो ये एक बेनिफिट है। और लैंड रिक्वायरमेंट है जैसे पर मेगावाट, वो सब क्रिटिकल में 0.8 के आसपास है, तो इसमें 0.65 के आसपास है। तो ये एक बेनिफिट है सुपर क्रिटिकल लगाने का। फिर O&M कॉस्ट है पर मेगावाट, तो वो अराउंड 1.45 मिलियन के आसपास है, तो इसमें 1.35 मिलियन है। ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन ये अराउंड मतलब इसके आसपास डाटा होगा, ऐसा आप उसको समझ सकते हैं। तो ये O&M कॉस्ट भी इसका कम है सुपर क्रिटिकल का। अभी जैसे इसमें सर्कुलेशन रेशियो 1 है सुपर क्रिटिकल में, तो जो हम फीड वाटर एंटर करते हैं वही हम लोग को स्टीम आउटपुट मिलता है, तो इसको सर्कुलेशन रेशियो 1 है। तो इसमें सब क्रिटिकल में क्या होता है, वंस थ्रू में तो 1 रहता है, तो इसमें असिस्टेड सर्कुलेशन में 3-4, नेचुरल सर्कुलेशन में 7-8 के आसपास रहता है। जैसे इसमें मैं एक पॉइंट बताना चाहूँगा आपको कि सब क्रिटिकल बॉयलर भी वंस थ्रू होते हैं। अभी मतलब सब क्रिटिकल प्रेशर पे भी हमारा बॉयलर वंस थ्रू हो सकता है। ये मेन पॉइंट याद रखने लायक है। बहुत बार ये क्वेश्चन कोई पूछता है कि सब क्रिटिकल बॉयलर वंस थ्रू होता है क्या, तो वो बात है कि वो होता है वंस थ्रू, और वो उसको बोलते हैं उस टाइम पे उसका मतलब जो हम फीड वाटर एंटर करेंगे वही हमें स्टीम आउटपुट मिलेगा। तो सब क्रिटिकल में है वंस थ्रू, दैट इज़ 1, और असिस्टेड सर्कुलेशन में उसका 3-4 के आसपास रहता है सर्कुलेशन रेशियो, और नेचुरल सर्कुलेशन में उसका 7-8 के आसपास रहता है। असिस्टेड सर्कुलेशन में हम लोगों को क्या है कि जो ड्रम से जो इवोपरेट मतलब वाटर वॉल में एक पंप लगा के देते हैं, उसमें वो असिस्ट करता है सर्कुलेशन को। अगर ज़्यादा प्रेशर है तो हमें असिस्टेड सर्कुलेशन भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर सब क्रिटिकल बॉयलर में प्रेशर ज़्यादा है तो हम लोगों का डेंसिटी डिफरेंस से वाटर का जो सर्कुलेशन रेशियो चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो इसीलिए हम असिस्टेड सर्कुलेशन यूज़ करना पड़ता है उस टाइम पे। और सब क्रिटिकल में सुपर क्रिटिकल में तो सर्कुलेशन रेशियो 1 ही है। फिर लेटेंट हीट एडिशन इसमें होता है सब क्रिटिकल में, सुपर क्रिटिकल में नहीं होता है, ये ज़ीरो है। ये एक बेनिफिट है, लेटेंट हीट एडिशन इज़ ज़ीरो। अभी स्पेसिफिक कोल कंजप्शन इसका अराउंड 4% कम रहता है सुपर क्रिटिकल का, तो ये एक बेनिफिट है सुपर क्रिटिकल का। अभी कोल कम होगा तो ऑब्वियसली उसका CO2 इमिशन वगैरह कम होगा, तो उसमें भी बेनिफिट मिलता ही है। फिर ये एक है ट्यूब डायामीटर, इसमें ज़्यादा रहता है, सुपर क्रिटिकल में कम रहता है और सब क्रिटिकल में ज़्यादा रहता है। ये एक डिफरेंस है। सब क्रिटिकल यूनिट का स्टार्टअप टाइम मोर रहता है और सुपर क्रिटिकल का स्टार्टअप टाइम लेस रहता है। ये एक बेनिफिट है सुपर क्रिटिकल का। अभी सब क्रिटिकल में आप सब लोग जानते हैं कि सब क्रिटिकल में जैसे हम लोगों का IBD ऑपरेट करते हैं, CBD ऑपरेट करते हैं, मतलब ब्लो डाउन हम लोग ऑपरेट करते हैं उसमें, इंटरमीडिएट ब्लो डाउन, कंटिन्यूस ब्लो डाउन ड्रम में से हम लोग करते हैं।
तो उसमें ब्लो डाउन लॉसेस थोड़ा ज़्यादा है। और सुपर क्रिटिकल में क्योंकि कोई ब्लो डाउन होता नहीं है, उसमें जो बॉयलर में वाटर एंटर किया फीड वाटर के थ्रू वही हम लोगों को बॉयलर आउटपुट्स में स्टीम मिलता है, तो उसमें ब्लो डाउन लॉस जीरो है, तो ये एक बेनिफिट है। तो डीएम कंजप्शन हमारा थोड़ा कम हो जाता है। वाटर कंजप्शन, तो ये नेक्स्ट पॉइंट वही है कि वाटर कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा है इसमें सब क्रिटिकल में, और सुपर क्रिटिकल में थोड़ा वाटर कंजप्शन कम है। नेक्स्ट है इंस्टॉलेशन कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्चुअल में सब क्रिटिकल में थोड़ा कम है और सुपर क्रिटिकल में इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा है, बट अगर आप मेगावाट जैसे बढ़ाएंगे तो ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होता जाएगा। तो ये थोड़ा सब क्रिटिकल में थोड़ा इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम है, कैपिटल कॉस्ट थोड़ा कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्वियसली मेगावाट भी ज़्यादा मिलेगा। फिर अभी सब क्रिटिकल में क्या है, प्रेशर ड्रॉप थोड़ा कम है और सुपर क्रिटिकल में प्रेशर ड्रॉप थोड़ा ज़्यादा है। मतलब प्रेशर ड्रॉप किसको बोलते हैं, मतलब जो हम लोग यहाँ पे फीड वाटर इनलेट से जो स्टीम फीड वाटर एंटर करते हैं और स्टीम आउटपुट मिलता है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो सब क्रिटिकल में कम है और सुपर क्रिटिकल में वो प्रेशर ड्रॉप ज़्यादा है। ये एक मेन डिफरेंस है। तो पंपिंग पावर थोड़ा ज़्यादा चाहिए सुपर क्रिटिकल में, तो ये एक पॉइंट है, सुपर क्रिटिकल में थोड़ा पंपिंग पावर ज़्यादा चाहिए अकॉर्डिंग टू सब क्रिटिकल से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। वाटर क्वालिटी कैन बी कंट्रोल बाय ब्लो डाउन। तो मैंने आपको पहले ही एक पॉइंट में बताया कि इसमें जैसे ब्लो डाउन लॉसेस होते हैं, तो अगर ब्लो डाउन हम दे पाते हैं तो उसमें थोड़ा वाटर क्वालिटी थोड़ा गड़बड़ होगा तो चलेगा, मतलब उसको हम लोग एकदम पर्टिकुलर वाटर नहीं रहेगा तो हम ब्लो डाउन के थ्रू भी उसको स्टीम आउटपुट में कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सुपर क्रिटिकल यूज़ कर रहे हैं तो जो वाटर हम एंटर कर रहे हैं उसमें डायरेक्ट वही वाटर का सेम क्वांटिटी स्टीम आउटपुट में मिलता है, तो आप में उसमें वाटर क्वालिटी में कोई भी गड़बड़ नहीं चलेगा, तो स्ट्रिंजेंट वाटर क्वालिटी चाहिए, तो ये मेन पॉइंट है इसमें। फिर CO2 इमिशन हायर कंपेयर टू सब क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल, क्योंकि ऑब्वियसली ये कि जो कोल स्पेसिफिक कोल कंजप्शन कम हुआ तो CO2 इमिशन बढ़ ही जाएगा, तो इसमें कम है तो इसमें CO2 इमिशन थोड़ा कम रहेगा। तो ये लिखा है इसमें 6 to 8% का अराउंड CO2 रिडक्शन होता है सुपर क्रिटिकल में। अभी सब क्रिटिकल में क्या है कि फीड वाटर कंट्रोल का 3 टाइप से फीड वाटर कंट्रोल होता है कि ड्रम टाइप, MS फ्लो टाइप और फीड वाटर फ्लो। और इसमें फीड वाटर कंट्रोल एक्चुअल में वाटर कॉल रेशियो के ऊपर और ओवर हीट डिग्री के ऊपर ही हम लोग कंट्रोल करते हैं। ये कंट्रोल है कि अगर इसमें सब क्रिटिकल में हम लोग फीड वाटर कैसे कंट्रोल करते हैं और ये सुपर क्रिटिकल में हम लोग फीड वाटर कैसे कंट्रोल करते हैं। अभी सुपर क्रिटिकल से सब क्रिटिकल थोड़ा इरेक्ट करने में बिजी है कि उसमें उसमें वर्टिकल वाटर रोल रहता है, और इसमें सुपर क्रिटिकल में थोड़ा टफ है क्योंकि वो इरेक्शन स्पाइरल वाटर रोल भी करना पड़ता है। और ये एक लास्ट पॉइंट है, उसमें ये है कि जो एस स्टिकिंग प्रॉब्लम है वो वर्टिकल वाटर में कम होता है, तो इसीलिए और स्पाइरल वाटर में ज़्यादा होता है, तो एस स्टिकिंग सुपर क्रिटिकल में थोड़ा ज़्यादा होने का चांसेस है। तो फ्रेंड्स, ये आज का पहला हमारा मेरा एक कोशिश था एक प्रेजेंटेशन बनाने का, और हम लोग आगे भी ऐसा ही पावर इंजीनियर यूट्यूब चैनल में हम लोग ऐसे ही थर्मल पावर रिलेटेड वीडियोज़ ऐड करते रहेंगे। और ये बेसिकली नॉलेज पर्पस के लिए है, थर्मल पावर प्लांट के रिलेटेड। और दूसरा हम थोड़ा एनर्जी ऑडिटर के एग्ज़ाम रिलेटेड भी और BOE के एग्ज़ाम रिलेटेड भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आपको ये पहला प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है या ये इसमें कुछ आपको सही नहीं लग रहा है या फिर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए हमारी चैनल को। थैंक यू वेरी मच।